हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट जनवरी 2024 के लिए सामाजिक अध्ययन के यानी कि जो आपके एसएसटी हैं 60 नंबर के पूछे जाते हैं, ये हम आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो आप लोगों के लिए 100% एकदम एनसीईआरटी पर ही आधारित ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा टारगेट रहेगा 60 में 60 हम लोग कर पाए। ठीक है, इसमें देखिए जो आपके 20 से 25 नंबर के क्वेश्चंस होंगे वो आपके पेडागोजी होंगे। ठीक है, यानी कि एसएसटी के पेडागोजी। और जो आपके 25-30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 30-35 क्वेश्चन वो आपके कंटेंट से होंगे, यानी कि आपके जियोग्राफी से होंगे, हिस्ट्री से होंगे और पॉलिटिकल से होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हमारा जो आपका यानी कि हमारा जो टारगेट रहेगा कि हम लोग आउट ऑफ 60 में 60 या फिर 55 प्लस ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाए, वो भी एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आप लोग हमें लास्ट में कमेंट में जरूर करके यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा कि आप लोगों के आउट ऑफ 60 कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग कर दीजिए। चैनल है हमारा लर्न विथ अल्पना। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को भी फ्रेंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपके एसएसटी का कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से हैं? यानी कि जो यानी कि जो आपके मनुष्य हैं, ठीक है, वो 8000 वर्ष पहले ही गांव में रहना आरंभ कर दिया था। तो वो जो क्षेत्र हैं वो कौन से थे? पहला ऑप्शन है नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, दूसरा है सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियां, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है गंगा तथा यमुना दो आब, और चौथा है दक्कन तथा कोंकण। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके भारतीय पुरातत्वविदों ने मनुष्य के लगभग 800 वर्ष पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए आपके 8000 दिया है, यहाँ पर 800 वर्ष पहले रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा वो कर दिया है, तो ये इसको एक आप लोग हटा दीजिए। यहाँ पर देखिए 800 वर्ष पहले गांव में रहने का प्रमाण सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के आसपास खोजा है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड होगा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसमें देखिए फ्रेंड, जो सुलेमान पहाड़ियां हैं वो दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के उत्तरी भाग में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और जो आपका किरथर पर्वत है ये आपके सिंध तथा बलूचिस्तान में झालावाड़ क्षेत्र की सीमा पर स्थित एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और जो आपका मेहरगढ़ है ये इसी स्थान पर स्थित है जहां पर हड़प्पा काल एवं नवपाषाण काल का साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा डिस्कस यानी कि डिफाइन कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, केवल क्वेश्चन आंसर बताने का कोई हमारा यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। भले ही आप लोगों का क्लास थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन हम लोग 60 क्वेश्चन पूरे के पूरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो भले ही आपका जो क्लास होगा वो आपका 1 घंटा से प्लस चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र, ठीक है, प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, तीसरा है गंगा का उत्तरी क्षेत्र, और चौथा है यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो राइट ऑप्शन होगा कि जो आपका प्राचीन काल में मगध के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता था, तो वो आपका होगा गंगा के दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, देखिए जो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र है फ्रेंड्स, ठीक है, यही आपकी प्राचीन मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जो आपका मगध क्षेत्र है इसमें आधुनिक पटना, गया एवं शाहाबाद शामिल है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो गिरिव्रज थी। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो आपका ये जो मगध है, ठीक है, इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो आपके अथर्व वेद से मिलता है। ठीक है, वहीं से यानी कि प्राप्त होता है। चलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, वे डैश में रहते थे, यानी कि जो भारत लोगों का एक समूह था, ठीक है, ये भारत है जो आपके एक लोगों का समूह था जिसका उल्लेख जो है कि ऋग्वेद में मिलता है। तो वे कहाँ पे रहते थे, यानी कि किसमें रहते थे? पहला ऑप्शन है दक्षिण भारत में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर भारत में, तीसरा है पश्चिम भारत, और चौथा है उत्तर पश्चिमी भारत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपके भारत के लोग जो हैं वो एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये
कहाँ पे रहते थे, यानी कि किसमें वे रहते थे, तो वो आपके दक्षिण पश्चिम भारत में रहते थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो भारत में आर्यों का आगमन हुआ था वो आपका 1500 ईसा पूर्व के कुछ पहले हुआ था। ठीक है, और भारत में इन्होंने सर्वप्रथम सप्त संधव प्रदेश में वासना शुरू किया था। ठीक है, देखिए जो भारत में कई कबीलों के रूप में आए थे ये लोग। ठीक है, और जो आपका ऋग्वेद है इसमें आर्यों के 5 कबीले का वर्णन मिलता है जिसे पंचजन्य कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सब आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए है अगला कि ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई है, यानी कि जो मूल ऋग्वेद की जो मूल रचना हुई है वो किस भाषा में हुई है, प्रकृति भाषा में या फिर संस्कृत, ब्राह्मी, सौराष्ट्रीयनी। ठीक है, तो देखिए जो आपके ऋग्वेद की मूल संरचना हुई है किस भाषा में, वो आपका संस्कृत में हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो ये आपके ऋग्वेद है ये आपके देव यानी कि जब भगवान लोग उस टाइम होते थे उसी समय का ये सब ऋग्वेद रचित किया गया था। तो देखिए जब भगवानों की जो भाषा है, ठीक है, वो हमारे देवताओं की वो आपकी संस्कृत भाषा है। तो यहीं से आप लोग मान लीजिए कि जो ऋग्वेद है वो आपकी संस्कृत भाषा में इसकी मूल रचना की गई है। ठीक है, और देखिए ये जो आपका ऋग्वेद है ये आपका प्रथम वेद है। इसमें देखिए देवताओं की स्तुति की गई है, इसे ऋक भी कहते हैं। ठीक है, और ये आर्यों का प्रिय ग्रंथ था। और एक चीज और जान लीजिए, देखिए फ्रेंड, जो ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ठीक है, और इसमें 10,580 मंत्र हैं। ठीक है, सूक्त का मतलब श्लोक 1028। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। राइट ऑप्शन आपका सेकेंड होगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमारे काफी लॉन्ग दिए गए हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। ठीक है, आपसे देखिए नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक है, ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं है। पहला ऑप्शन है एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक स्थान से रहने पर संसाधनों में कमी हो जाती है, तो ये आपका नहीं होगा। जो आपका नहीं है, ठीक है, उसको बताना है, तो हाँ ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट होगा कि एक ही स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती है, क्योंकि हमसे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये उन जानवरों का पीछा करते थे जिसका वे शिकार करते थे। ठीक है, तीसरा है संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। ठीक है, और चौथा है जल संसाधनों के लिए खोज करना, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो नहीं था फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा कि संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहकों समूहों से संघर्ष करना, यही आपका एक नहीं है। ठीक है, कि कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं है, तो यही आपका एक कारण नहीं है, बाकी ये सभी कारण हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा बिल्कुल करेक्ट। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव इतिहास में कौन सा काल या फिर युग सबसे लंबा है। ठीक है, आपको बताना है कि जो मानव इतिहास में कौन सा काल था या फिर कौन सा युग था जो सबसे लंबा था। पहला ऑप्शन है पूरा पाषाण युग, दूसरा है महापाषाण युग, तीसरा है मध्य पाषाण युग और चौथा है नवपाषाण युग। ठीक है, तो देखिए जो पूरा पाषाण काल था, ठीक है, वो आपका 25,000 ईसा पूर्व से लेकर के कितना था, 1 लाख ईसा पूर्व। ठीक है, यानी कि देखिए जो आपका पूरा पाषाण युग था फ्रेंड्स वो आपका 250, ठीक है, 0.00 इतने से लेकर के आपका ये 1,000.000 इतने ईसा पूर्व था पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका। ठीक है, और देखिए जो मध्य पाषाण काल था फ्रेंड्स वो आपका 100,000 यानी कि 1 लाख, ठीक है, 100,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, महापाषाण युग, मध्य पाषाण युग। ठीक है, और तीसरा जो है वो आपका नवपाषाण युग जो है वो आपका 40,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे ज्यादा आपका होगा वो आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे लंबा काल चला है वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा पूरा पाषाण काल। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डैश
में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है, ठीक है, यानी कि ये डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है, यानी कि किसमें प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। पहला ऑप्शन है कर्नाटक तथा तमिलनाडु, दूसरा है तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश, तीसरा है आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा, चौथा है मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो प्राचीन शैल चित्रकला का प्रमाण है फ्रेंड्स, वो आपके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। देखिए जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, उसमें भीमबेटका एवं आदमगढ़ से प्राचीन शैल चित्रकला का जो प्रमाण है, ठीक है, वो मिलता है। देखिए जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश का, सॉरी, भीमबेटका का जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है वहां पर, ठीक है। यह देखिए आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र शैलों एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध था। कौन? भीमबेटका, ठीक है। और देखिए जो आदमगढ़ है फ्रेंड्स, ये आपके मध्य के, ठीक है, आदमगढ़ जो है वो मध्य के होशंगाबाद जिले में अवस्थित है, जहां पर प्राचीन शैल चित्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में हो गया। और देखिए फ्रेंड जो आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, कहाँ के? उत्तर प्रदेश में। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश के दाहा और चौपानी भांडो, ठीक है, चौपानी भांडो से अनेक चित्र मिले हैं। ये देखिए ये जो चित्रकला है ये आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और जो ये चित्रकला है फ्रेंड्स, ये पशु पक्षियों एवं आखेट से संबंधित है, ठीक है। और देखिए जो चौपानी भांडो है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 4 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। छोटा कर लेते हैं, दोनों ही क्वेश्चन आ जाएंगे इस पे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। राखीगढ़ी, सोतका कोह, ठीक है, सोतका कोह, और तीसरा ऑप्शन है गंगवेरी वाला, और चौथा है चिरांद, ठीक है। तो देखिए जो हड़प्पा का स्थल नहीं है फ्रेंड्स, उसमें से वो एक ही है जो नहीं है, तो वो आपका चिरांद है, ठीक है। देखिए जो चिरांद है फ्रेंड्स, ये आपके हड़प्पा का स्थल नहीं है, ठीक है। देखिए जो चिरांद है वो आपका बिहार में स्थित साधारण जिले का सबसे महत्वपूर्ण पूरा स्थल है ये, ठीक है। और देखिए भारत में यह नवपाषाण काल का पहला अज्ञात स्थल है ये, ठीक है। तो ये आपका राइट ऑप्शन 4 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पुरु, ठीक है, पुरु यदु और भारत के वेदों में वेदों में उल्लेख डैश की तरह है, यानी कि जो पुरु यदु और भरत है, ठीक है, इसका वेदों में उल्लेख किसकी तरह है? जन की तरह है, कि राष्ट्र की तरह है, कि राजन की तरह है, या फिर दस्यु की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन बनेगा ये आपका जन होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए फ्रेंड जो ऋग्वेद काल में समाज है, ठीक है, ये कबीले के रूप में संगठित था, और जो कबीले हैं इनको जन कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए जो ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने से इसे पंचजन्य कहा जाता था, ठीक है। ये पंचजन्य थे फ्रेंड्स, पुरु यदु और आपके अनुतुर्वस, ठीक है, अनुतुर्वस एवं द्रहु थे, ठीक है, हो गए ना, पुरु यदु अनुतर्वस एवं द्रहु, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी जन थे, लेकिन देखिए जो पक्त था, ठीक है, पक्त, मलानस, विसारी एवं शिव, ये आपके आर्य शासक वंश के भरत, कृवि एवं तृत्स थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही ऑप्शन होगा ये आपका जन होगा, ठीक है, राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अब हमारा अगला क्वेश्चन है आपका कि सफी तथा हनफी है, ठीक है। ये आपके देखिए ये क्या है, 2014 के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि सफी तथा हनफी है। पहला ऑप्शन है इस्लामी वास्तुकला शैलियाँ, दूसरा है सऊदी अरब में स्थान, तीसरा ऑप्शन है आपका न्याय के इस्लामी सिद्धांत, और चौथा है 2 इस्लामी शासक, ठीक है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो सफी हैं और हनफी हैं, ठीक है, ये क्या है। तो देखिए ये जो है फ्रेंड्स ये आपके न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं, सफी और हनफी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं फ्रेंड्स कि देखिए जो सफी और आपके हनफी हैं ये न्याय से संबंधित इस्लामी सिद्धांत है, ठीक है। देखिए इसी के आधार पर इस्लाम धर्म में न्याय किया जाता है, ठीक है। इस्लामी कानून के 4 प्रमुख स्रोत थे, ठीक है, कौन कौन थे? कुरान, हदीस, इजमा और
कयास। तो देखिए कुरान तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, और हदीस, इजमा एवं कयास नहीं जानते हैं, तो आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में पूछ दिए जाते हैं। क्योंकि देखिए जब एसएसटी की बात आती है, जीके जीएस की, तो कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एग्जामिनर है, सॉरी क्वेश्चन बनाने वाले, ठीक है, वो आपके सिलेबस को लेकर के नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो जो भी सिलेबस में आपके दिए हैं उसके आप लोग डिटेल में अध्ययन करिए, ठीक है, डिटेल में पढ़ाई करिए, और डिटेल में जो भी नॉलेज है उसको आप लोग एकत्रित करके अपने पास रखिए नोटबुक में, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दंती दुर्ग, ठीक है, जिसने हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था, यानी कि जो दंती दुर्ग है जिसने की हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया है वह था, चोल राजा था, प्रतिहार प्रधान था, राष्ट्रकूट प्रधान था, पल्लव प्रधान था, कौन था, ठीक है, आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड, जो दंती दुर्ग जिसने हिरण्य गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वो आपका कौन था, तो वो फ्रेंड्स आपके राष्ट्रकूट प्रधान था, ठीक है। देखिए जो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था फ्रेंड्स, वो आपका दंती दुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य यानी कि 752 ईस्वी में चालुक्य शासक यानी कि कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, ठीक है, और उसने अपनी राजधानी मान्य खेत अथवा यानी कि माल खेत बनाई थी, ठीक है। और देखिए जो दंती दुर्ग है ये उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी पर अधिकार कर हिरण्य गर्भ यानी कि महादान यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का कार्य किया था, ठीक है, प्रतिहार राजा जो थे इस यज्ञ में द्वारपाल का कार्य किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ओके। चलिए आई होप आप लोगों को आज की क्लास में अच्छे समझ में आ रही होगी। और देखिए इसकी क्लास हमने एक और अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, ठीक है, तो वहां से आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। और ये जो आपकी क्लास है अब डेली आप लोगों की चलेगी, एसएसटी की भी क्लास सीडीपी के साथ साथ, ठीक है, सीडीपी हिंदी और एसएसटी आप लोगों की ये तीनों ही क्लास चलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी, ठीक है, आपको बताना है। देखिए जो रजिया सुल्तान थी ये आपकी एक महिला शासिका थी, ठीक है, तो जिसे उस टाइम जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जो हमारा भारत देश है वो आपका पुरुष सत्तात्मक है, ठीक है, महिलाओं को उतना शासन चलाने की नहीं दी जाती है। अभी भी बहुत घरों में ऐसा है कि महिलाओं को ऊपर नहीं रखा जाता है, उनको केवल घर के कामकाज के लिए ही चुना जाता है, ठीक है। तो लेकिन देखिए जब उस समय रजिया सुल्तान हुई थी वो अपने भाइयों में, 4 भाई थे उनके, अपने सभी भाइयों में वो सबसे सर्वश्रेष्ठ थी। लेकिन कुछ लोग थे जो ये मानने के लिए स्वीकार नहीं करते थे कि नहीं एक महिला होकर के ये शासन चलाएगी, ठीक है। तो उस टाइम देखिए ये किसने लिखा था कि जो रजिया है वो अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी, अलबरूनी, बदायूनी, मिन्हाज ए सिराज, और चौथा है जियाउद्दीन बरनी। तो आपको बताना है ये किसने लिखा है कि रजिया जो है वो अपने भाइयों से कहीं अधिक और योग्य और सक्षम थी, ठीक है। तो ये आपके देखिए मिन्हाज ए सिराज जो थे, ठीक है, मिन्हाज ए सिराज ये अपने ग्रंथ में तबकाक नासरी में, ठीक है, मुहम्मद के भारत विजय तथा तुर्की सुल्तान का आरंभिक इतिहास लगभग जब आपका 1260 तक, ठीक है, तक की जो जानकारी प्राप्त होती है उसमें गुलाम वंश के शासकों एवं प्रशासन व्यवस्था के बारे में लिखा है, ठीक है। और इसने अपने पुस्तक में रजिया के बारे में लिखा था कि वह अपने भाइयों से अधिक सक्षम एवं योग्य थी, ठीक है। उसी कारण देखिए जो इल्तुतमिश है इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। देखिए ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। और देखिए कुछ इतिहासकार जो है वो रजिया की असफलता का कारण उसकी स्त्री होना बताया था। और जो मिन्हाज है ये अपने उस कृति तबकाक ए नासरी को गुलाम वंश के शासक नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है, ठीक है। जो दिल्ली का सुल्तान है उसको खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। दिल्ली का सुल्तान कौन था, ठीक है। यानी कि एक शिलालेख में लिखा गया है कि जो दिल्ली का सुल्तान है वो खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान है। तो ये दिल्ली का सुल्तान उस टाइम कौन था जिसके शिलालेख में उसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है सिकंदर लोदी, दूसरा है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है बलबन और चौथा है आपका अलाउद्दीन खिलजी, ठीक
ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपके सही ऑप्शन होगा ये आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी थे फ्रेंड्स, वो आपके 1290 से लेकर के 1316 ईस्वी तक, ठीक है, इसके समय का एक शिलालेख जो कि जोधपुर यानी कि राजस्थान से प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिस पर लिखा हुआ था कि जो दिल्ली का सुल्तान है उसको खुदा द्वारा चुना गया है, क्योंकि उसमें मोसिस तथा सुलेमान जैसे गुण विद्यमान हैं, ठीक है। और ये जो आपके जोधपुर के संस्कृत जो शिलालेख है, उसमें संस्कृत में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। ठीक है। तो ये आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई। ठीक है। पहला ऑप्शन है जमींदारी बंदोबस्त, दूसरा है स्थायी बंदोबस्त, तीसरा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त और चौथा है आपका महालवारी बंदोबस्त। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी, तो ये आपके यानी कि किसके अंतर्गत आएगी, तो ये आपके आएगी महालवारी बंदोबस्त के अंतर्गत। ठीक है। देखिए जो आपके, ठीक है, इसमें इतना ही काफी है। ठीक है, महालवारी बंदोबस्त। ठीक है। और एक चीज और बता दें आपको, जो महालवारी व्यवस्था थी फ्रेंड्स, ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए जो भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था। ठीक है। और इस समुदाय के सदस्य जो है वो अलग अलग या फिर संयुक्त रूप से लगान की अदायगी करते थे। ठीक है। चलिए इसमें इतना ही काफी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, क्वेश्चन लॉन्ग है, थोड़े ध्यान दीजिएगा। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। ठीक है। यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। पहला ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी। दूसरा है कीमतों पर भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए। तीसरा है अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी। और चौथा है युद्ध के औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिसमें भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। ठीक है। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो विश्व प्रथम युद्ध हुआ था उसमें किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को बदल दी थी। ठीक है। तो देखिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो युद्ध है ये औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिसमें भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ था। ठीक है। और आपका एक चीज और जान लीजिए, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये आपका 1914 से लेकर के 1918 वर्ष के दौरान, ठीक है, ये आपका वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई थी, जिससे भारतीय औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ गई थी। ये तो हमने आपको बताया ही। ठीक है। जिससे कि जिसके कारण भारतीय उद्योग धंधों का अत्यधिक विकास हुआ, जिससे भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल गई थी। ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सॉरी 1 मिनट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है। ठीक है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा है सुंदरवन। देखिए इसके पहले सब हम लोगों ने आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस पढ़े थे, अब देखिए आपके जियोग्राफी के क्वेश्चंस आ गए। यानी कि देखिए जो आपके 15 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आए हुए थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और हम लोग देखेंगे आपके जियोग्राफी के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। पहला आपका था लद्दाख, दूसरा है सुंदरवन, तीसरा है कोंकण और चौथा है पश्चिमी घाट। तो देखिए फ्रेंड, जो मरुस्थल का एक उदाहरण है ये आपका लद्दाख होगा, क्योंकि देखिए जो लद्दाख है ये एक मरुस्थल है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये बृहद हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित एक शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है। और देखिए जो लद्दाख है इसका सामरिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है, और यहाँ की जो जलवायु होती है फ्रेंड्स ये अत्यंत शुष्क एवं कठोर होता है। ठीक है। और देखिए जो यहाँ पर वार्षिक वर्षा होता है ये 3.2 इंच तथा वार्षिक तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर
राइट ऑप्शन जो होगा एक मरुस्थल का उदाहरण है, तो ये आपका लद्दाख होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, क्वेश्चन न जाने ही कितना बड़ा ये दे दिया है। ठीक है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, हम लोग इसे सॉर्ट करके देख लेंगे ताकि स्क्रीन पर हमारे पूरी तरीके से आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। पहला ऑप्शन आपका देखिए क्या दिया है कि पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है कि पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। और चौथा ऑप्शन है कि पृथ्वी का एक अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और चौथा ऑप्शन है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो पृथ्वी का अक्ष है फ्रेंड्स, ये आपका एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखिए जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि प्रदीप्ति वृत्त है। ठीक है, जो प्रदीप्ति वृत्त है वो क्या है। पहला ऑप्शन है वृत्त जो ग्लोब के दो भागों में जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है। दूसरा ऑप्शन है वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। तीसरा ऑप्शन है विषुवत पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। और चौथा है एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति। तो देखिए फ्रेंड, जो प्रदीप्ति वृत्त होता है, ठीक है, प्रदीप्ति वृत्त होता है वो ग्लोब पर वह वृत्त होता है जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा बिल्कुल करेक्ट कि वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। ठीक है, यहाँ पर दिन को नहीं होगा फ्रेंड, दिन तथा रात होगा। ठीक है, दिन तथा रात को विभाजित करता है। ठीक है, दिन को नहीं होगा, दिन तथा रात को विभाजित करता है। चलिए सेकंड नंबर बिल्कुल करेक्ट है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसका तो क्वेश्चंस कट गया है बट कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पारंपरिक रूप से चिन्हित ए डैश का दर्शाता है, यानी कि जो देखिए ए है ये आपको दर्शाता है कि ये किस दिशा में है। तो देखिए जो सबसे ऊपर होता है फ्रेंड्स ये आपका उत्तर होता है। ठीक है, यानी कि क्या होता है वे उत्तर होता है। और ठीक जो नीचे होता है वो आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूर्व होता है, ईस्ट होता है। ठीक है, और पश्चिम में आपका क्या होता है, वेस्ट, यानी कि जिसे हम लोग ए यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो देखिए जो ए है वो आपका पश्चिम दिशा में होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, केवल आप लोग चारों दिशाओं को याद कर लीजिए कि इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन कहीं भी दे आप लोग सब समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। एक बार आप लोग दिशा और दूरी वाला अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है, यानी कि जो लक्षद्वीप समूह है वो कहाँ पर स्थित है, हिंद महासागर में, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर में। तो देखिए फ्रेंड जो लक्षद्वीप है, ठीक है, दो ही द्वीप हैं आपके द्वीप समूह। ठीक है, एक आपका लक्षद्वीप है, दूसरा आपका क्या है भारत में, और दूसरा है आपका एक अंडमान निकोबार। तो देखिए फ्रेंड जो लक्षद्वीप है वो आपका अरब सागर में गिरता है। ठीक है, और जो आपका अंडमान निकोबार है वो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ठीक है, तो ध्यान यानी कि स्थित है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपके लक्षद्वीप के बारे में पूछा तो ये आपका अरब सागर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट डैश है। ठीक है, यानी कि जो ब्राजील में पाया जाता है कंपोस्ट वो क्या है, एक जनजाति है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, एक परंपरागत नृत्य है, एक उष्णकटिबंधीय पशु है। तो देखिए फ्रेंड जो ब्राजील में पाया जाने वाला जो कंपोस्ट है, ठीक है, वो आपका क्या है, तो वो एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, इसे देखिए जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, इसे देखिए
जो ब्राजील है, ठीक है, वहां पर इसे कंपोस्ट कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा, ठीक है। और जो पूर्वी अफ्रीका है वहां पर इस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, ठीक है। और जो वेनेजुएला है, ठीक है, वहां पर इस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे ब्राजील में पूछ दिया है, ठीक है, उत्तरी सॉरी पूर्वी अफ्रीका में पूछेगा तो यहाँ पर सवाना इसका नाम होगा, ठीक है। और यदि आपसे वेनेजुएला में पूछता है तो ये आपका नाम जो है वो लानोस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ये आपके उष्णकटिबंधीय घास का एक मैदान है, कौन, कंपोस्ट, जो कि ब्राजील में पाया जाता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो आपका है कि कोलकाता बंदरगाह डैश पर या फिर में स्थित है, ठीक है। पहला ऑप्शन है गंगा सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी, तीसरा है हुगली नदी और चौथा है भागीरथी नदी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि जो कोलकाता बंदरगाह है, ठीक है, वो देखिए सागर तट से 148 किलोमीटर अंदर, ठीक है, हुगली नदी, ठीक है, हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कोलकाता बंदरगाह है वो आपका हुगली नदी पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए राइट ऑप्शन आपका थर्ड होगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। आपको बताना है कि देखिए जो संसार में आपका सबसे छोटा महाद्वीप है वो आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहीं पर आपकी जनसंख्या भी सबसे कम होगी, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास हैं, ठीक है, यानी कि जो लद्दाख में एक गंपास है वो क्या है, बौद्ध विहार मंदिर है, बकरी की प्रजाति या फिर किस्म है, साल की किस्म है, बौद्ध भिक्षु है। तो देखिए फ्रेंड, जो लद्दाख में गंपास पाए जाते हैं वो आपके बौद्ध विहार मंदिर है वहां पर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इस प्रकार से दिए गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं और इसको हम लोग पूरी तरीके से ध्यान से थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ये क्या प्रस्तुत करता है आपको बताना। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ठंडी वायु है, ठीक है, और यहाँ पर गर्म वायु है, ठीक है। तो देखिए जो प्रश्न में दिखाया गया है कि जो चित्र है ये आपकी चक्रवाती वर्षा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, चक्रवाती वर्षा को ये प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पर। देखिए क्योंकि जो चक्रवाती वर्षा होता है फ्रेंड्स, ये चक्रवात के आंतरिक भाग में जब विभिन्न तापमान वाली पवनें आपस में मिलती हैं, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर गर्म वायु, यहाँ पर ठंडी वायु है, ठीक है। तो जब ये सॉरी मैंने क्या बताया अभी आपको, हाँ ठीक है, जब देखिए ये जो ठंडी पवनें और गर्म पवनों को, ठीक है, ऊपर की ओर ढकेलती है तो ऊपर उठने वाली जो पवन होती है वो ठंडी हो जाती है और ये वर्षा करा देती है, ठीक है। और जो इस प्रकार के वर्षा होते हैं फ्रेंड्स, ये आपके चक्रवाती वर्षा कहलाते हैं, ठीक है। कौन से वर्षा कहलाते हैं, ये आपके चक्रवाती वर्षा कहलाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये वर्षा जो होती है वो बड़ी धीरे धीरे होती है, ठीक है। अयन रेखाओं तथा मध्य अक्षांशों से अधिकतर वर्षा चक्रवातों द्वारा ये होती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ये चक्रवाती वर्षा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका कि कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाती है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका पेट्रोलियम, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है यातायात, चौथा है इस्पात। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे राइट ऑप्शन होगा वो आपका इस्पात होगा। देखिए जो लौह इस्पात होता है फ्रेंड्स, वो उद्योग की किसी भी देश का आधारभूत उद्योग है, ठीक है। और देखिए जो ये उद्योग होता है, इसको आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि देखिए इसी उद्योग के माध्यम से अन्य उद्योगों हेतु मशीनरी, ठीक है, उपकरण एवं आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाता है, ठीक है। देखिए भारत में 1830 ईस्वी में लौह इस्पात उद्योग के विकास में प्रथम प्रयास किया गया था, ठीक है। और जो आपका लौह उद्योग है, इसमें भारत में विश्व का ये चौथा स्थान रखता है, लौह उद्योग, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है।
देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऑर्गेनिक खेती में, ठीक है, पहला ऑप्शन है फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स में संशोधन किया जाता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों यानी कि पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। चौथा ऑप्शन है भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो ऑर्गेनिक खेती होती है, ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिक खेती होती है इसमें आपके प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों यानी कि पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अब आपके कुछ पेडागोजिकल यानी कि संबंधित आ रहा है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो आपके लॉन्ग होते जाएंगे, तो हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि जो हमारा स्क्रीन है इससे पूरी तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो आ जाए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अगले 5 वर्षों के लिए अनाज को सुरक्षित भंडार बनाए रखती है। दूसरा ऑप्शन है सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज को निर्यात पर रोक लगा देती है। तीसरा ऑप्शन है सरकार बेहतर तथा सुरक्षित व्यवस्था के लिए ऑर्गेनिक खाद्यों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है। और चौथा ऑप्शन है कि खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपको देखिए यहाँ पर बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट कथन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो भारत सरकार है, ठीक है, इन्होंने 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पारित किया, ठीक है, जिसका उद्देश्य था कि खाद्य पदार्थों को सुनिश्चित आपूर्ति एवं जन सामान्य के भोज्य पदार्थ की उपलब्धता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मिनट, क्वेश्चन ये थोड़े से छोटे दिए गए हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है। पहला ऑप्शन है सीएनजी, दूसरा है पीएनजी, तीसरा है एलपीजी और चौथा है केजी6, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है वो आपका सीएनजी है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बैरोमीटर का प्रयोग डैश होता है, यानी कि बैरोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है वर्षा को मापने के लिए, दूसरा है तापमान को मापने के लिए, तीसरा है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, चौथा है समुद्र के स्तर को मापने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका बैरोमीटर है, ठीक है, ये आपके वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपके जियोग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आए, ठीक है। यानी कि जो ऐसा देखिए विश्वास किया जाता है कि ईसा का जो शिष्य है सेंट थॉमस, ठीक है, वो डैश यानी कि आए गोवा में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या फिर केरल में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो ईसा के शिष्य थे सेंट थॉमस, ठीक है, ये आपके केरल में आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। देखिए जो सेंट थॉमस था, ठीक है, ये भारत आया था, यानी कि ये जो कालांतर में ईसा का शिष्य सेंट थॉमस की मद्रास के समीप स्थित म्यालपुर नामक स्थान पर हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और जो चेन्नई है वे भारतीय राज्य तमिलनाडु की ये राजधानी है, तो यहीं पर ये आया था, ठीक है, केरल में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे क्या क्या है आपका क्वेश्चन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कट गए हैं फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग अपने क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, नंबर पर नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जुलू क्या है। आपको बताना है कि जुलू शब्द क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका की एक राष्ट्रीय पशु है, और चौथा है दक्षिण अफ्रीका का एक परंपरागत नृत्य है, ठीक है। तो आपको बताना है फ्रेंड, जो जुलू है देखिए ये आपके दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग है, ठीक है। पहला आपका क्या होता है, सॉरी ये मैंने कुछ और ही, हाँ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जुलू की बात कर रही थी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, जो जुलू है ये आपके दक्षिण अफ्रीका के नाराल क्षेत्र की जनजाति है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाराल क्षेत्र की ये जनजाति है। इसमें देखिए जो इनकी भाषा है इसमें फ्रेंड्स वो नुगनी है, ठीक है, नुगनी है। इसकी देखिए जो जनसंख्या है फ्रेंड्स लगभग 1 करोड़ है। ये मूलतः खाद्यान्न उत्पादक, कृषि व पशुपालक हैं ये लोग, ठीक है, ये जो जनजाति है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग है, ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग है, ठीक है, तो ये आपके 3 अंग हो गए। पहला देखिए फ्रेंड, जो संविधान के अनुसार राज्य के अंग होते हैं, सबसे पहले तो आपका कार्यपालिका होते हैं, दूसरा आपका विधायिका होती है, तीसरा आपकी न्यायपालिका होती है, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, बिल्कुल करेक्ट, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि संघवाद से तात्पर्य है, ठीक है, संघवाद से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है देश में एक से ज्यादा राज्य की सरकार का होना, दूसरा है देश को चलाने के लिए राज्यों का संघ होना, तीसरा है केवल केंद्रीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार, और चौथा है न्यायपालिका देश में सर्वोच्च शक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संघवाद से क्या तात्पर्य है। तो देखिए फ्रेंड, जो संघवाद होता है, ठीक है, उससे यही तात्पर्य होता है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है, और ये आपके देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन चल रहे हैं फ्रेंड्स इस टाइम, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, ठीक है। यानी कि देखिए, एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बात की गई है कि यदि एक राजनेता ये तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपके स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसका हनन होगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1) है, ठीक है, जी के तहत भारत के सभी नागरिकों को यह मौलिक अधिकार प्राप्त है कि सभी को वित्त अपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है, जैसे कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ राज्य सरकार को यह अधिकार दिया जाता है कि वे साधारण जनता के हितों के संरक्षण के लिए उस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है, या फिर इस स्वतंत्रता के संबंध में आवश्यक योग्यता विहित कर सकती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा, ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सेकंड होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि राज्यसभा में अधिकतम डैश हो सकते हैं, यानी कि राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, 225, 235, 245, 260। तो देखिए फ्रेंड्स, जो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, वो अनुच्छेद 80 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 80 के तहत देखिए जो राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है फ्रेंड्स वो 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं, और जो 238 सदस्य हैं, ठीक है, वो राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्र के प्रतिनिधित्व होते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए जो 238 राज्य एवं संघ प्रतिनिधि प्लस आपके जो 12 मनोनीत हैं, ठीक है, तो पूरा कितना हो जाएंगे आपके 250 राज्यसभा सदस्य, ठीक है। वर्तमान में देखिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो आपकी कितनी है, 245 है, ठीक है, वर्तमान में आपकी
245 है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। जिसमें से देखिए 219 सदस्य जो है वो प्रतिनिधि 4 सदस्य जो होते हैं वो संघ शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली एवं पांडिचेरी के, ठीक है, के प्रतिनिधि एवं जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, यानी कि 245, ठीक है। राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 245। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हमारा क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि, ठीक है, हमारी हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि पहला ऑप्शन है इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, दूसरा है इसे न्यायपालिका को नजरअंदाज करने की शक्ति प्राप्त है, तीसरा ऑप्शन है यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, और चौथा है संसद में सभी शक्तियां निहित यानी कि प्रदान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो हमारी व्यवस्था है वो संसद को बहुत अधिक प्राप्त है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो पहला ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसको बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है, हमारी व्यवस्था में संसद को, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य डैश है, ठीक है, यानी कि जो भारतीय जनतंत्र में जो कार्यकारी का कार्य है वो क्या है? पहला ऑप्शन है अधिनियम बनाना, दूसरा ऑप्शन है संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को चुनना, और चौथा है राष्ट्रपति को चुनना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा कि संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना, ठीक है। यही आपके भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य है कि संसद द्वारा जो बनाया गया अधिनियम है, ठीक है, उसको लागू करना, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन जो बनेगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि स्क्रीन पर आ जाए। क्वेश्चन है आपका कि मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक है, ठीक है, मेरे लोग का कुछ और है। देखिए क्वेश्चन है कि मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव है, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो नहीं है वही आपको यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि विद्यालयों में गरीब बच्चों के नामांकन में वृद्धि हुई, जो कि बिल्कुल सही है फ्रेंड। देखिए जब मध्याह्न भोजन लगा था मिलने, तो बहुत से ऐसे बच्चे थे गरीब के जिन्हें खाना 2 वक्त की रोटी नहीं मिलता था, ठीक है, वो जो कि गरीबी रेखा के बहुत ही नीचे आते हैं, ठीक है, उन लोगों का भी विद्यालय में नामांकन हुआ, यानी कि नामांकन में वृद्धि हुई, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है जाति पूर्वाग्रह यानी कि जातिगत पक्षपात में कमी आई, बिल्कुल सही, क्योंकि वहां पे देखिए किसी भी जाति की औरतें होती है, दाई जो होती है वो खाना बनाती है और सभी जातियों के बच्चे खाते हैं, ठीक है, जो कि गरीबी रेखा से जो लोग नीचे हैं वो लोग अपना एडमिशन कराते हैं, तो खाना भी जाहिर सी बात है खाएंगे ही, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है कि अब निर्धन विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं क्योंकि वे खाली पेट नहीं है, बिल्कुल सही। देखिए फ्रेंड्स, जब आपका खाली पेट रहेगा, ठीक है, तो आपका पढ़ाई में तो बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा, ठीक है। जब आपका पेट भरा रहेगा तो आपका पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगेगा, आप लोग अपना जो ध्यान केंद्रित है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन है कि निर्धन बच्चे परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, ये आपका देखिए इसमें ये सकारात्मक प्रभाव नहीं है कि जो निर्धन बच्चे हैं वही अंक प्राप्त कर रहे हैं अधिक, ठीक है। तो यही आपका केवल एक नहीं होगा, तो यहाँ पर जो नहीं है वही करेक्ट होगा, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन तो ये काफी लॉन्ग है फ्रेंड्स, बट कोई बात नहीं, हम लोग इसे सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि चक्रीय चित्रण में ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है, ठीक है। यानी कि देखिए ये जो चक्रीय ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका इसमें मजदूरों को विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करती है, ठीक है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं? यहाँ पर आपको बताना है कि नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं, वो आपको बताना है। देखिए जो पौधे तैयार करना होता है ये आपका जून में होता है, ठीक है। जो पैदावार होती है यहाँ पर देखिए वो नवंबर दिसंबर में दिया है, ठीक है। अक्टूबर में आपकी निराई होती है और अगस्त जुलाई में प्रतिरोपण होता है,
अच्छा इधर से देखना है। जून में सबसे पहले आप लोग पौधे तैयार करेंगे यहाँ पर, इसके बाद आप लोग प्रतिरोपण करेंगे, ठीक है। सितंबर में आप लोग निराई करेंगे और जो नवंबर दिसंबर इसमें पैदावार होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर देखिए जो आपका बचता है फ्रेंड्स, ठीक है, यही आप लोग जो 5 देखिए खाली, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो किसान लोग हैं, सॉरी जो मजदूर लोग हैं, वो लोग खाली रहते हैं, यानी कि उनको रोजगार नहीं मिलता है, तो यानी कि 5 महीने, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन पड़ेगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, राइट ऑप्शन 5 माह, ठीक है। इसमें जो यानी कि जो सॉरी जो काम करते हैं ग्रामीण मजदूर, ठीक है, इनको विशेष जो रोजगार है, ठीक है, ये नहीं मिल पाते हैं 5 महीने में, ठीक है, यानी कि जनवरी से लेकर के मई तक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए अब यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आते हैं एसएसटी में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं डैश कहा जाता है। यानी कि जब सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली जो विधि है, ठीक है, जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्व आकलन, दूसरा है समाजमितीय तकनीक, तीसरा है केस अध्ययन यानी कि केस स्टडी, चौथा आपका है मनोमितीय तकनीक। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपका समाजमितीय तकनीक होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा है, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि जो शिक्षार्थी उनको एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं, तो इसे आपका समाजमितीय तकनीक के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का एक अनिवार्य गुण है। तो देखिए फ्रेंड्स जो सृजनात्मक चिंतन का गुण होता है यानी कि अपसारी चिंतन वाला जो बच्चा होता है, तो देखिए यहाँ पर अभिसारी तो बिल्कुल नहीं होगा, उत्पादन मनन भी बिल्कुल नहीं होगा, निगमन। देखिए जहाँ पर उत्पादन करना होता है, ठीक है, यानी कि आप किसी चीज का उत्पाद कर रहे हैं, कुछ निर्माण कर रहे हैं, कुछ नई चीज खोज करके ला रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सृजनात्मकता है, ठीक है, यानी कि आपके जो थिंकिंग है वो आपकी सृजनात्मक है, क्रिएटिविटी है, ठीक है, यानी कि आप कुछ निर्माण कर सकते हैं, आपकी जो थिंकिंग है वो अपसारी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा उत्पादक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग है तो इसे हम लोग छोटा कर लेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझाने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे, ठीक है। यानी कि एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका है, ठीक है, उसको समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। पहला ऑप्शन है न्यूज़पेपर के संपादनों को दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानिक तौर पर सर्वे करना। और चौथा ऑप्शन दिया है कि विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्रीय न्यूज चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण करना। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है कि एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। तो देखिए फ्रेंड जो सबसे ज्यादा यहाँ पर कह रहा है तो वो आपका एक यही ऑप्शन सही होगा कि प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उसकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना, ठीक है, यही आपका सबसे करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशांसित करेंगे, ठीक है, यानी कि कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क यानी कि जिसमें साथ साथ सीखना होता समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे। पहला ऑप्शन है नाटक, दूसरा है कंप्यूटर सहयोगी अधिगम, तीसरा है केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारी और चौथा है शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा नाटक। क्योंकि देखिए जब आप नाटक करेंगे, ठीक है, तो सब चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, छोटे हो बड़े हो कुछ भी हो, सब लोग एक साथ सीख सकते हैं, ठीक है, सभी लोग अधिगम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, नाटक में। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन लॉन्ग है फ्रेंड्स, ध्यान देना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो आपके करेक्ट है उसको बताना है सामाजिक विज्ञान के बारे में। पहला ऑप्शन है समाज के विविध सरोकार से सामाजिक विज्ञान का कोई संबंध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान सजातीयता और रीति रिवाजों पर बल देता है। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, और यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, ये भी नहीं होता, ना यही होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान एक विषय निष्ठा अनुशासन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और चौथा है कि सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानव मानस की नींव रखता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। देखिए जो सामाजिक विज्ञान है वो आपकी विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है, तो बिल्कुल ये करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और फटाफट से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अभी आपके बचे हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एक एनसीएफ आधार पत्र डैश पर बल देता है। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एक एनसीएफ आधार पत्र है, ठीक है, वो किस पर बल देता है? पहला ऑप्शन है खुली पुस्तक परीक्षा, दूसरा सतत आकलन, तीसरा परीक्षा निष्पादन, और चौथा है परीक्षा के समय बैठने की लचीली व्यवस्था। तो देखिए यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका सतत आकलन होता है। यानी कि जब सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर जो आपका हाल ही में एनसीएफ आधार पत्र है, ठीक है, वो सतत आकलन पर बल देता है, ताकि जो शिक्षार्थी हैं उनके शैक्षिक तथा शैक्षणिक प्रक्षेत्रों सहित उनका चहुमुखी विकास हो। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं इनकी शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़े का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है गौड़ यानी कि द्वितीयक आंकड़े, दूसरा है वर्णनात्मक आंकड़े, तीसरा है क्लिनिकल केस अध्ययन आंकड़े, और चौथा है प्राथमिक आंकड़े। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपके जो हो जाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों को समझने के लिए ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास की बात कर रहा है, तो ये आपके प्राथमिक आंकड़े होंगे। ठीक है, जब बच्चा होता है वो ग्रामीण समुदाय यानी कि सबसे पहले अपने गांव के परिवार के अगल बगल पास पड़ोसियों में जाता है, तो ये आपके प्राथमिक आंकड़े होंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़े से ऊपर से कट गए हैं, बट कोई बात नहीं, हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? ठीक है, जो अवलोकन से, ठीक है, यानी कि जो निरीक्षण किया जाता है, इन तथ्यों से जो निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है विश्लेषण, दूसरा है प्रतिपादन, तीसरा है निगमन, चौथा है मस्तिष्क आर्लोडन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपकी अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो आपका निगमन कहलाता है। ठीक है, देखिए जो निगमन होता है, ठीक है, इसमें सामान्य नियमों को आधार मानकर उनका विशेष परिस्थितियों में उपयोग कर समस्या का समाधान किया जाता है। ठीक है, और देखिए जो ये प्रयोग है यानी कि इसका प्रयोग जो है वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्याकरण, अंकगणित, इस सभी विषयों में किया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड होगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में, ठीक है, एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, वर्षा में आने वाले बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त है? यानी कि किसी एक दशक में मान लीजिए कि एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले जो बदलाव है, ठीक है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री को उपयुक्त कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है प्रवाह संचित्र, दूसरा है दंड आरेख, तीसरा है आवृत्ति बहुभुज, और चौथा है वन आरेख। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स दंड आरेख होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन दंड आरेख होगा। ठीक है, देखिए जो दंड आरेख होता है फ्रेंड्स, ये दंड आरेख के द्वारा ही एकल या फिर सामूहिक सांख्यिकी आंकड़ों के मानों को प्रदर्शित किया जाता है, जहां पर प्रत्येक दंड की लंबाई उसके मान के अनुपात में रखी जाती है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के, ठीक है, समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझाने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, दूसरा संवेगात्मक, तीसरा है व्यवहारवादी और चौथा है रचनावादी। तो देखिए फ्रेंड, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझाने के लिए, ठीक है, किसका आपको किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? तो यहाँ पर ये आपका रचनावादी होगा, ठीक है, रचनावादी परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया जाता है या फिर दिया गया है, ठीक है। देखिए जो रचनात्मक रणनीति होता है फ्रेंड्स, इसके माध्यम द्वारा जो शिक्षार्थी होते हैं वो अपने पूर्व ज्ञान और सूचना के आधार पर नया ज्ञान यानी कि या फिर समझ विकसित करता है, ठीक है। और ये देखिए हर आयु के शिक्षार्थी और वयस्क पर भी कारगर होता है। आप कोई भी कार्य करेंगे अपने पूर्व ज्ञान से संबंधित ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? यानी कि सामाजिक विज्ञान में ठीक है, सबसे ज्यादा जो शिक्षण पद्धति प्रभावी होती है वो कौन सी है और जिसे कि यानी कि जो शिक्षक है उनको इस्तेमाल करना चाहिए, मान लीजिए ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए हैं। दूसरा ऑप्शन है उदार भाव से ग्रेड देना। तीसरा शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना और चौथा है गृह कार्य देना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड होगा कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधि में शामिल करने की पद्धति जो होती है वो सबसे अधिक प्रभावी होती है, जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि देखिए ये शिक्षार्थी को लक्ष्य की वास्तविक स्थिति को जानने व सीखने की प्रक्रिया में सहायक होती है, ठीक है, आलोचनात्मक वाला, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बहुलतावादी, ठीक है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को पहला ऑप्शन है बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, दूसरा है सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, तीसरा है विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए और चौथा है सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है उसको सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, ठीक है। इससे देखिए फ्रेंड, जो आदर्श और जो आपके मूल्य होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आदर्श व मूल्य होते हैं और जो आपके सामाजिक व आध्यात्मिक विकास होता है, ठीक है, और ये बालक को औपचारिक व अनौपचारिक दोनों रूपों में शिक्षित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन आपका फोर्थ ही होगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन है कि समता के विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है समता के विषय को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है? पहला ऑप्शन है व्याख्यान देना, दूसरा है परियोजना देना, तीसरा है गरीबी और पूंजीवादी के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना, चौथा है समता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो समता के विषय में पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो पद्धति होती है वो गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर है आपका थर्ड वो बिल्कुल ही करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा, ठीक है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? पहला ऑप्शन है परियोजना कार्य, दूसरा है समूह चर्चा, तीसरा है किताब पढ़ना, चौथा है निबंध लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब आप नियमों विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देने की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका किताब पढ़ने समूह चर्चा, ठीक है, जब आप सामूहिक चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आपके जो नियम है विनियम है मूल्य हैं, ठीक है, ये आपको सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकार करना, दूसरा है अकेले कार्य करने के लिए जोर देना, तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभव करना, चौथा है शैक्षणिक कार्यों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा कि जो देखिए जो शिक्षार्थी हैं उनके व्यवहार को व्यवहार के वर्णन को प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभव करना जो होता है, ठीक है, इस पर जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्ति और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए जो आकलन होता है इसमें शिक्षार्थी के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं आकलन करने में। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे फ्रेंड्स और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान, दूसरा है पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना, तीसरा है चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की त्रुटियों में तुरंत सुधार करना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे, तो कौन शामिल होगा फ्रेंड्स? सबसे करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो यही होगा कि शिक्षार्थी की कठिनाई विशेष की पहचान करना। ठीक है, क्योंकि जब आप निदानात्मक यानी कि जब आप समस्याओं की पहचान करेंगे, निदान करेंगे, उसके बाद ही आप उसका उपचार करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन है कि शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। ठीक है, शिक्षक जो है वो शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करने के द्वारा शिक्षण, दूसरा है ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हों, तीसरा है छोटे समूहों में शिक्षार्थियों को पढ़ाना, चौथा है एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो सबसे करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण की बात की जा रही है, तो सबसे अच्छा होगा ये आपका ऑप्शन कि ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हो, यानी कि जो सहपाठी हैं, ठीक है, जो आपके साथ पढ़ रहे हैं वही आपकी शिक्षार्थियों की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं, वहीं पर आपका ये जो सूक्ष्म शिक्षण होता है, ठीक है, ये इसी की ओर संकेत करता है। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा क्या है। ठीक है, चलिए उधर ऑप्शन बाद में देख लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक वैयक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह, यानी कि जब सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है उसको स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह, पहला ऑप्शन है पाठ को भागीदारी यानी कि दिलचस्प बनाने वाला बनता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करता है, ये भी आपका बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, और तीसरा देखेंगे हमारा ऑप्शन क्या कहता है। ओके, तीसरा ऑप्शन है कि उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है, और चौथा है शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान देता है। तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो संदर्भ से जुड़े हुए हैं, ठीक है, वही आपके बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड होगा जो वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में कॉन्सेप्ट को यानी कि अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी
बनाते हैं, ठीक है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन से शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाते हैं? पहला ऑप्शन है मौद्रिक तथा वित्तीय संसाधन, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थी के द्वारा इस्तेमाल हेतु उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक, ये तो आपकी कोई सांस्कृतिक पूंजी से संबंधित नहीं है, ठीक है? तीसरा है परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि, हाँ ये हो सकता है, बट चौथा देखेंगे क्या है। चौथा है कि स्थानों की संख्या जिनका शिक्षार्थी ने भ्रमण किया है, ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब आपके शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी बनाने की बात आती है, तो ये आपका परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि होगी, ठीक है? सांस्कृतिक जो भी होगा वो आपके परिवार की जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है उसी से आपका बनेगा, ठीक है? तो जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ओके, और देखेंगे हम लोग आज के अपने लास्ट क्वेश्चंस को, ठीक है फ्रेंड्स? क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अलग करना, दूसरा है प्रकार्यात्मक बुद्धि, तीसरा है परीक्षा में अंक लाने पर बल देना, चौथा है बहुलता और विविधता के लिए सम्मान, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जब आपसे सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम के बारे में पूछा है, तो आपका होगा बहुलता और विविधता के लिए सम्मान, ठीक है? यही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है, बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम लोगों ने सभी लोग यानी कि आप और हम दोनों लोग मिल करके 60 क्वेश्चंस अपने डिस्कस किए हैं। तो जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए। चैनल है लर्न विथ अल्पना, ठीक है? और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है? और आप लोग अपना प्यार हमें देते रहिए, हम भी आप लोगों को जो भी नॉलेज है, जो भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आप सभी लोगों के जो सी टेट जनवरी 2024 है, इस बार आप लोग क्वालिफाई करके, ठीक है, इसी ईयर यानी कि 2024 में ही आप लोग अपने सिलेक्शन पा जाएं, ठीक है? तो हमारा यही उम्मीद है। जब तक आप लोग देखिए सी टेट नहीं निकालेंगे फ्रेंड्स, आप लोग किसी भी एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, अदर स्टेट का आप दे रहे हैं, ठीक है? जब तक आप लोग सी टेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए आज की क्लास में एसएसटी के बस इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली यानी कि सीडीपी की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।